Assalamu alaikum, everyone. Am I audible to you? Yes, you are. Okay, thank you so much. So, Assalamu alaikum, everyone. On our exclusive webinar on USMLE Step 1 preparation, arranged by Nibraz Research Academy, under the visionary leadership of our CEO, Mohammad Nabil Siddiqui, a renowned researcher with multiple publications. Nibraz Research Academy continue to push the boundaries of medical research and education. So today, we are honored to have our esteemed speaker, Dr. Muhammad Atif Bashir, a brilliant fourth-year medical student from prestigious King Edward Medical University, Lahore. About Dr. Atif has impressive academic record, having distinction in biochemistry and physiology in his first year of medical school. And he has already achieved a remarkable milestone by clearing the USMLE Step 1 in his third year. As an accomplished researcher, Dr. Atif has authored multiple research papers and co-authored abstracts for national and international conferences as well. So today, Dr. Atif will share his valuable insight and expertise to guide you all through the challenging yet rewarding journey of USMLE Step 1 preparation. Let's get started. Please join me in welcoming Dr. Atif Bashir. Over to you, sir. We can start. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for the nice introduction. So this webinar is about USMLE Step 1. So आप सभी को पता होगा USMLE Step 1 आप जैसे ही मेडिकल स्कूल में एंटर करते हैं तो अपने सीनियर्स वगैरह को पढ़ते रहते हैं, रीडिंग रूम में देखते हैं क्या तैयारी कर रहे हैं। Sorry for the interruption, Dr. Adip. Sorry for the interruption. Everyone, is the slide visible to you? You can unmute yourself and please let us know. Is it now? Please let us know. Okay, thank you so much. Over to you, sir. Thank you. Here we are today for USMLE Step 1. USMLE Step 1 यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम 3 स्टेप एग्जाम होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो यूएसएमएल स्टेप 1 बेसिकली फाउंडेशनल साइंसेस, बेसिक साइंसेस को टेस्ट करता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड ईयर का जो कंटेंट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोस्टैट्स, एथिक्स, साइकेट्री, ये मेजर पोर्शंस होते हैं। USMLE स्टेप 1 ओवरव्यू ऑफ USMLE स्टेप 1। USMLE स्टेप 1 क्या है? फाउंडेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, बेसिक साइंसेस एंड देयर क्लिनिकल एप्लीकेशंस। तो USMLE स्टेप 1 अगर कुछ साल पहले देखें, 2022 से पहले ये पास फेल नहीं था, इस 3 डिजिट स्कोर होते थे, और 2022 जनवरी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स USMLE ने इसे पास फेल कर दिया, और 3 डिजिट स्कोर पर इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है 196 है। और उनके इस डिसीजन के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि कोर एंग्जाइटी अमंग द स्टूडेंट्स, ताकि उनकी एंग्जाइटी ख़त्म हो। जब ये पास फेल नहीं था, मार्क्स स्कोर होते थे, तो ये प्रोग्राम डायरेक्टर्स इंटरव्यू देने के लिए या रैंकिंग में ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता था। अब इसकी जगह स्टेप 2 ने ले ली है, लेकिन फिर भी नो डाउट कि USMLE स्टेप 1 पास फेल होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस तरह से लगा लें कि USMLE स्टेप 1 जब पास फेल नहीं होता था, तो इसके जो फर्स्ट टाइम पास रेशियो थी वो ज़्यादा थी। अब पास फेल होने के बाद
स्टूडेंट्स ने या किसी भी रीज़न्स की वजह से इसकी परसेंटेज पास परसेंटेज कम हुई है, यानी उन्होंने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा हुआ है। एग्ज़ाम फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, ये यूएसएमएल स्टेप 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 7 सेक्शन ऑफ 40 क्वेश्चन ईच, 280 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। हर 40 क्वेश्चंस का एक ब्लॉक होता है, जिसका टाइम होता है 1 आवर, और ब्रेक का टाइम होता है ऑप्शनल 45 मिनट्स, और 15 मिनट एट द स्टार्ट इंट्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन टाइप्स: सिंगल बेस्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेस्ट प्लेटफॉर्म, प्रोमेट्रिक सेंटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट एरियाज क्या हैं यूएसएमएल स्टेप 1। मेडिकल नॉलेज, ये टेस्ट अबाउट applying foundational science concepts, diagnosis, communication and interpretation skills, evidence based medicine। तो 60 to 70% जो है फाउंडेशनल साइंस के कंसेप्ट आपके चेक होते हैं, 20 to 30% डायग्नोसिस। और अगर सिस्टम वाइज देखें, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन सिस्टम, रिस्पिरेटरी एंड इनर सिस्टम, मल्टी सिस्टम प्रोसेसेस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बायोस्टेट्स, एथिक्स। नीचे डिसिप्लिन में देखें तो सबसे जो मेजर पोर्शन होता है पैथोलॉजी का 40 to 50%, उसके बाद फिजियोलॉजी 20 to 30%, फिर फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 4 to 5 मेजर पोर्शन है यूएसएमएल स्टेप 1 के। आई विल अज्यूम कि लाइक जो मेरी ऑडियंस होगी कि वो फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट या थर्ड ईयर, उनके हवाले से मैं गाइड करूंगा कि आपने यूएसएमएल स्टेप 1 को कैसे टैकल करना है। यूएसएमएल स्टेप 1 लाइक जो अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होती है। थर्ड ईयर में जैसे ही आते हैं तो इधर जनरल पैथोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, हालांकि यूएसएमएल अगर उन्होंने थर्ड ईयर में देना हो तो उन्हें साथ स्पेशल पैथोलॉजी करनी पड़ती है, खुद से ही करनी पड़ती है। तो सबसे मेजर जो पोर्शन है पैथोलॉजी, वो पैथोलॉजी 40 to 50% आपके एग्ज़ाम का कंटेंट होता है, और इसे मास्टर करना होता है आप लोगों ने। हाँ, टू द स्टडी रिसोर्सेज। स्टडी रिसोर्सेज में सबसे पहले जो सिंगल बेस्ट सोर्स है वो है यूवर्ल्ड, और यूवर्ल्ड के अलावा आप लोगों ने लेक्चर सप्लीमेंट्स जो देखने होते हैं वो है बीएनबी। बीएनबी के अलावा पैथोमा, तो और स्केची मेडिकल, वो भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो आप फर्स्ट ईयर, आप लाइक आई विल अज्यूम कि लाइक आप थर्ड ईयर में हैं, और थर्ड ईयर में आप लोगों ने कैसे टैकल करना है अगर थर्ड ईयर में देना है तो थर्ड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स ने क्लासेस भी लेनी होती हैं, अपनी अटेंडेंस 75% मेंटेन करनी होती है, और यूएसएमएल की प्रेप भी करनी होती है। तो आई वुड से कि अगर आप यूएसएमएल स्टेप 1 की तैयारी ही अच्छे तरीके से करें तो आपकी क्लासेस की प्रेप या जो भी असेसमेंट टेस्ट होते हैं वो साथ के साथ होती जाती है, उनके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में आप लोगों ने एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होती है। यहाँ पर आकर आपने फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी का हैंडल करना होता है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जनरल पैथोलॉजी से स्टार्ट कर लें। जनरल पैथोलॉजी के 3 चैप्टर हैं: ग्रोथ अडॉप्टेशंस, इन्फ्लेमेशन, नियोप्लेजिया। इसके लिए जो बेहतरीन रिसोर्स है, आप पैथोमा डॉक्टर सत्तार साहब की वीडियोस वो देख लें, जस्ट अंडरस्टैंड देम। ये लेक्चर लेने के बाद आप सिस्टम वाइज स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, सिस्टम वाइज इस तरह से देखें कि आपने फर्स्ट एड का नाम सुना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। यूवर्ल्ड, फर्स्ट एड, पैथोमा, ये और स्केची, ये 4 रिसोर्सेज हैं जो आप लोगों ने करने हैं। तो फर्स्ट एड को अगर देखें तो इसकी डिवीजन इस तरह से हुई हुई है कि एक सिस्टम वाइज और एक जनरल। जनरल में बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, बायोस्टेट्स, एथिक्स, और आगे सिस्टम में सारे 9 सिस्टम: सीवीएस, एंडो, हीमोन्कोलॉजी, जीआई, पल्मोनो, रीनल, सीएनएस, सीवीएस, रिप्रोडक्टिव और साइकियाट्री एंड पर। तो यूएसएमएल स्टेप 1 को करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड ईयर में एनाटमी, फिजियोलॉजी की होती है, तो अभी उसे शुरू में करने की बजाय
यानी बायोकेमिस्ट्री जनरल से स्टार्ट करने की बजाय आप डायरेक्ट ही सिस्टम पर से स्टार्ट कर दें। हाँ, एक चीज़ ये कि सिस्टम को स्टार्ट अच्छे से करने के लिए आप जनरल पैथोलॉजी के जो 3 चैप्टर्स हैं, वो पहले कर लें। जनरल पैथोलॉजी फ्रॉम हुसैन सत्तार सर। उनके आप लेक्चर्स देख लें, पैथोमा जो कि बेस्ट रिसोर्स है जनरल पैथोलॉजी के। उसे देखने के बाद आप यू आर रेडी फॉर स्टार्टिंग द सिस्टम। आप कोई भी सिस्टम लें, आप फर्स्ट एड से देखें, तो उसने 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है एक सिस्टम को। पहला एनाटॉमी, एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, हिस्टोलॉजी आ जाती है, फिर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के बाद पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के बाद फार्माकोलॉजी। तो आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इसके लिए परेशान ना हों, क्योंकि आप लोगों ने इन्हें पहले से फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम अगर आप फर्स्ट ईयर को पढ़कर देखते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बीएनबी के से लेक्चर्स ले सकते हो। बीएनबी ने अच्छे तरीके से समराइज़ किया हुआ है। आप देखेंगे कि बीएनबी के जो लेक्चर्स हैं, वो फर्स्ट एड के स्टाइल में दिए हुए हैं। तो आप अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उधर से कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर्स लेकर। अगर नहीं, तो आप जस्ट यू फर्स्ट एड से पढ़कर आगे स्टार्ट हो सकते हैं। तो सबसे जो हाँ, तो जो मेन जो आपका पोर्शन है, जो कवर करने वाला है, वो है पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। पैथोलॉजी को करने के लिए अगेन 2 सोर्सेज़ हैं, फर्स्ट एड एंड फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी बाय डॉक्टर हुसैन सत्तार। फर्स्ट एड एक ऐसी बुक है जिसमें ऐसे खुद से पढ़ें, अगर पहले बिफ़ोर हैंड नॉलेज आपका ना हो, तो ऐसे कवर नहीं होगी। उसमें एक्सप्लेनेशन आप बड़ी-बड़ी बुक्स पढ़ते हो फर्स्ट सेकंड ईयर में, जैसे गाइटन वगैरह पूरी चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, सारा कुछ। इधर ऐसा नहीं है, मेन पॉइंट्स बुलेट्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ऐसे आपको ना याद होनी है, ना ही समझ लगनी है, जब तक आपने पहले लेक्चर वगैरह या पहले से अदरवाइज़ नहीं पढ़ा होगा। तो इसके करने का तरीका ये है कि फर्स्ट एड को करने के लिए या तो आप पैथोमा डॉक्टर हुसैन सत्तार की हेल्प ले सकते हो, या फिर बीएनबी से लेक्चर ले सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैंने क्या किया था। मैंने पैथोलॉजी को कवर करने के लिए डॉक्टर हुसैन सत्तार फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी इसकी हेल्प ली थी। मैं जो भी सिस्टम होता मैं सीवीएस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी वो मैं लेक्चर ले लेता था। लेक्चर लेने के बाद एक लेक्चर हुआ, तो मैं फर्स्ट एड से उस टॉपिक को पढ़ लिया। अभी से याद नहीं करना, क्योंकि अभी से याद करने फर्स्ट एड को बैठने लग जाओगे, तो याद नहीं होगी और आप परेशान हो जाओगे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। अभी आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है, और लेक्चर लेने के बाद आपने फर्स्ट एड से उस टॉपिक को एक रीड दे देनी है। और ओवर राइटिंग वगैरह कुछ नहीं करना कि आप ने जो कुछ सुना लेक्चर में वो सारा राइट कर लिया, नहीं, सारी चीज़ें बुक्स में लिखी होती हैं। कुछ कम चीज़ें होती हैं जो लिखने वाली होती हैं, वो थ्रू आउट द जर्नी आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि लिखने वाली बातें कौन सी हैं या कौन सी बातें नहीं लिखने की। वो आपके साथ साथ एनोटेट करते जाओगे। तो लेक्चर लेने के बाद आपने क्विक से उस टॉपिक को रीड कर लिया। अगर कोई बात इंपॉर्टेंट लगी तो जस्ट थोड़ा सा आपने राइट कर लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर पर चले गए। इस तरह आपकी पैथोलॉजी उस सिस्टम की कवर हो गई। हाँ, व्हाइल यूजिंग द फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी बाय डॉक्टर हुसैन सत्तार, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ फर्स्ट एड के अंदर थोड़े से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हुसैन सत्तार साहब ने अपनी पैथोलॉजी बुक में कवर नहीं किए हुए। 90 टू 95% टॉपिक्स वही हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। जो कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं, तो आपने वो बीएनबी से देख लेने हैं या किसी और सोर्स से। मैं ऐसे ही करता था कि जो टॉपिक्स एडिशनल होते थे, मैं बीएनबी से देख लेता था, या डर्टी मेडिसिन या यूट्यूब से किसी और रिसोर्स से देख लेता था। जब आपने ये लेक्चर देख लिए, मे बी इट विल टेक 1 डे, 2 डे और 3 डे, 2 से 3 दिन लग जाएँगे। आपने फार्मा कवर अब आपने फार्मा कवर कर लेनी है। फार्मा को कवर करने के लिए 2 रिसोर्सेज़ हैं, एक तो कैप्लान फार्माकोलॉजी और दूसरा स्केची फार्मा। मैंने अपनी प्रेप के स्टार्ट में कैप्लान फार्मा से स्टार्ट की थी प्रेप। 2 से 3 सिस्टम मैंने कैप्लान फार्मा से की थी। अ, उसके बाद मैं जब सॉल्व करता होता था क्वेश्चन, तो मैं ट्रायल बेसिस पर कर रहा होता था।
तो यानी सही तरह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता था कि क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और स्केची फार्मा पर मैंने उससे तैयारी करना शुरू कर दी। और जब मैंने स्केची फार्मा को की तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं ये कह दूँ कि मैं लाइक जो सिस्टम के वक़्त ही मैंने फार्मा की, उसके बाद मुझे फार्मा को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन कि प्रॉफ के लिए भी ओ दोबारा फार्मा स्केची मै फार्मा ने बहुत अच्छे तरीके से फार्मा को कवर किया हुआ है, स्पेशली साइड इफ़ेक्ट्स, इमेजेस आपके ज़हन में आ जाते हैं, आप क्वेश्चन ईज़िली टैकल कर लेते हो। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें आप लाइक ऑटोनॉमिक जो फार्माकोलॉजी है, वो आप पहले 1-2 चैप्टर आप कैप्लान से देख सकते हो, बाकी स्केची इनफ है, स्केची फार्मा के लिए। सो जब आपने कर ली एनाटॉमी भी, सिस्टम की फिज़ियोलॉजी भी, पैथोलॉजी भी और और एंड पर फार्मा भी, तो आप यूवल स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। तो आपने यूवल उस सिस्टम की स्टार्ट कर देनी है। तो यूवल में लाइक हर ब्लॉक के 150 प्लस 200 इतने से क्वेश्चन हैं, तो आपने उस सिस्टम के क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं और सब्जेक्ट सारे इंक्लूड कर लेने हैं। तो आपने इनिशियली ऐसा-ऐसा स्लो पहले 20-25 क्वेश्चन होंगे, 30-30, 35-35, 40-40 क्वेश्चन भी हो जाएँगे बाद में। सो आपने ऐसा-ऐसा चलना है। जो सबसे बेस्ट टूल है आपकी इस स्टडी के दौरान वो है यूवल। और यूवल का फर्स्ट पास आप कैसा करोगे, वही डिटरमाइन करेगा कि आप एग्ज़ाम कितने दिन बाद दे सकते हो यूवल ख़त्म करने के बाद। और ये डिटरमाइन करेगा कि आपको सेकंड पास करने की ज़रूरत है या नहीं। यानी यूवल आप किस तरह से करोगे, आपकी आगे तैयारी को, आपकी एलिजिबिलिटी कि आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो, प्रिपेयर्डनेस को, ये डिटरमाइन करेगा। तो यूवल करने की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, वो यही है कि जो भी आप अच्छा यूवल करते वक़्त ना 2 तरह के मोड हैं। एक टाइम मोड या दूसरा टाइम मोड के अलावा रीडिंग मोड। टाइम मोड में ये होगा कि आप सारे क्वेश्चन एक ही गो में कर लोगे, बाद में आप उनकी एक्सप्लेनेशन देखोगे। रीडिंग मोड में ये होगा कि आप एक ही क्वेश्चन करोगे, साथ के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो जो आप लोगों के लिए ठीक लगे, जो लोग रीडिंग मोड में करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर एक क्वेश्चन हमने अभी कर लिया, तो हमने जो ऑप्शन लगाया, हमारे ज़हन में ये होगा कि हम इस वक़्त क्या सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद जब हम दोबारा उस क्वेश्चन पर आएँगे लाइक टाइम मोड में करने के बाद, तो मेबी हम कोई चीज़ मिस कर जाएँ, हम उस वक़्त क्या सोच रहे थे, अब क्या सोच रहे हैं। तो मेबी लाइक ऐसा कुछ हो, पर मैं टाइम्ड मोड में ही करता था। टाइम्ड मोड में भी ऐसा नहीं कि अगर एक ब्लॉक 40 क्वेश्चन का एक ब्लॉक है तो 60 मिनट में ही करना है। नहीं, आप अपने टाइम से करें, उसे 80 मिनट में करें। टाइम की अभी फ़िक्र नहीं लेनी करनी, वो बाद में आप टाइम जब 50% 60-70% इतना हो जाएगा यूवल, बाद में आप टाइम यानी 40 मिनट का जो एक ब्लॉक होता है 1 आवर का, आप वो भी टाइम मैनेजमेंट भी आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगी। तो यूवल जैसे भी आपने किया, क्वेश्चन किया, अब यूवल की एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से करना है। यूवल की एक्सप्लेनेशन में 4 टू 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सिंगल बेस्ट है। तो आपने जो भी क्वेश्चन किया उसकी एक्सप्लेनेशन को लाइक अच्छे तरीके से करना है और इवन के रॉन्ग वन्स की एक्सप्लेनेशन उन्हें भी देखना है कि अच्छा ये रॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये रॉन्ग क्यों है? ये ठीक क्यों नहीं है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो रहे होते, 1-2 में लाइक, तो उन क्वेश्चन में स्पेशली फ़ोकस करना है कि क्या फिर अपने लिए इन्फॉर्मेशन या बुक पर एनोटेट कर लेना है कि मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहा था, तो अच्छा क्या चीज़ डिफरेंशिएट कर रही है इन 2 ऑप्शंस में, ताकि अगर बाद में ऐसा क्वेश्चन आए, तो मैं रॉन्ग ना करूँ, मैं वो ठीक करूँ। तो यूवल अब कोई भी क्वेश्चन आया लाइक विल्सन डिज़ीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, कोई भी आपने सिस्टम स्टार्ट किया, तो फर्स्ट एड को एक वक़्त आपने पढ़ा था जब आप लेक्चर लेने के बाद, मैंने जैसे किया था पैथोमा से लेक्चर लेने के बाद, वो लेक्चर लेने के बाद मैं फर्स्ट एड को उसी वक़्त ही रीड कर लेता था। तो अब आपने फर्स्ट एड की रिवीजन, दूसरी रिवीजन करनी है यूवल के साथ-साथ। आपका कोई भी टॉपिक आया यूवल से, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर करने का उसकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ पढ़ने के बाद आपने
फर्स्ट एड खोल ली। फर्स्ट एड से आपने उस टॉपिक को दोबारा खोल लिया। अब जब आप फर्स्ट एड को दोबारा पढ़ेंगे तो फर्स्ट एड आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। लाइक वो जो जिस पॉइंट को युवल ने फोकस किया होगा, पहले आपको इनिशियली पढ़ने से समझ नहीं आ रही थी, तो अब आपको समझ लग जाएगी और आपके जहन में लाइक नेटवर्क्स बन जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को करना है। और आपने युवल फिर जो चीज़ इम्पोर्टेंट आपको लगे, हर चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि वो फर्स्ट एड पर ऑलरेडी ही लिखी होती है। तो आपने युवल से जो चीज़ इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट लगी, आप फर्स्ट एड पर साथ के साथ लिख सकते हो, पर इतना ज़्यादा नहीं कि ओवरराइट ही हो जाए। तो ये करने के बाद लाइक 20 टू 40 क्वेश्चन डेली के लाइक आप इतने करते जाओ, तो इट विल टेक लाइक 5 टू 6 आवर मंथ्स में आपका युवल खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सिस्टम जो है ना माइक्रोबायोलॉजी, बाकी सिस्टम तो हमने ऐसे किए कि 3 से 4 दिन पहले हम उसके लेक्चर ले लेते, बाद में उसका यूवर्ड करते जाए और साथ के साथ फर्स्ट एड भी रिवाइज करते जाएँ। माइक्रोबायोलॉजी को करने की स्ट्रैटेजी ये है कि आप थर्ड ईयर में अगर यूएसएमएल की प्रेप स्टार्ट कर रहे हो, तो माइक्रोबायोलॉजी को आप डेली 1 टू 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, 1 टू 2 फ्लैश कार्ड देखते जाओ। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी का जो रिसोर्स है बेस्ट, वो स्केची माइक्रो के फ्लैश कार्ड हैं, तो वो आप देखते जाओ। 1 तो 2 से 4 माह में आपके लाइक पैरासाइट्स भी हो जाएँगे, बैक्टीरिया भी सारे हो जाएँगे, वायरसेस भी, फंजाई भी। अब इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये है कि लाइक यानी हमने बाकी सिस्टम्स को करने की स्ट्रैटेजी इसमें अप्लाई क्यों नहीं की? उसकी वजह ये है कि तकरीबन 50 टू 60 बैक्टीरिया हैं, 30 टू 40 वायरसेस हैं, 20 टू 30 पैरासाइट्स हैं और 15 टू 20 फंजाई हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें लाइक पहले से चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, पैक्ड अप हो जाएँगी, तो आपके ज़हन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा या जो भी, वो इफ़ेक्टिव 1 वीक में उतनी चीज़ें रिटेन नहीं होगी, आपको सही तरह से समझ नहीं आएगी। आप डेली का थोड़ा-थोड़ा काम करते जाओगे, 2 टू 2 से 3 माह में आपकी माइक्रोबायोलॉजी इस तरह से खत्म हो जाएगी और उधर से जब आपके 5 से 6 सिस्टम हो गए, तो आप माइक्रोबायोलॉजी की फिर से एक दफ़ा रिवीजन कर सकते हो 2 से 3 दिन में दोबारा से लेक्चर लेकर, उसके बाद आप उसका यूवल कर सकते हो। तो ये माइक्रोबायोलॉजी को करने की स्ट्रैटेजी है। तो ओके, हमने सिस्टम को कैसे टैकल करना है वो डिस्कस कर लिया। अब जो बेसिक्स पोर्शन है उन्हें कैसे किस तरह से करना है। तो थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट जो कर रहा होता है, तो उसने बेसिक्स का पोर्शन ऑलरेडी लाइक बायोकेमिस्ट्री हुई फर्स्ट सेकंड ईयर में की ही होती है। इम्यूनोलॉजी का पोर्शन है वो थोड़ा सा करना होता है, और जनरल फार्मा, जनरल पैथो और बायोस्टेट्स एथिक्स, और एक चीज़, हाँ, ये रिसोर्सेज हैं, ये चीज़ें हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को करने के लिए, बायोकेमिस्ट्री जिसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स सब आ जाता है, तो लोग कैप्लान, सैम टर्कोस साहब के लेक्चर लेते हैं। पर आई वुड से कि अगर आपने फर्स्ट बेसिक्स में अच्छे तरीके से लाइक किया हो, तो आपको लेक्चर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप जस्ट फर्स्ट ईयर से पढ़ लें, दैट वुड बी इनफ। कोई चीज़ इज़ाफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बायोकेमिस्ट्री तो इस तरह से आप कर लेंगे। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के लिए मैंने सबसे रिसोर्स काफ़ी हेल्पफुल जो पाया, वो है कैप्लान इम्यूनोलॉजी। लाइक हमारे फर्स्ट ईयर में ही इम्यूनोलॉजी का थोड़ा ब्लड के मॉड्यूल के साथ थोड़ा बहुत पोर्शन था,
तो उसी वक्त ही लाइक कैप्लान में के इम्यूनोलॉजी के वो बुक से तैयार कर ली थी, तो बाद में मुझे फर्स्ट एड से इतना ज़्यादा करने की नौबत नहीं आई। हाँ, जो कुछ डिजीज़ेज़ वाला पोर्शन है, जो इम्यून सिस्टम की डिजीज़ेज़ हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अब आपने करनी है। इसमें इम्यूनोलॉजी में एक्चुअली ये इम्यूनोडेफिशिएंसीज़ आ जाएँगी और वैक्सीन्स जो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। तो कैप्लान इम्यूनोलॉजी काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा जनरल पैथोलॉजी की ऑलरेडी बात हो चुकी थी, आप पैथोमा से ही करें, उसने बेस्ट। और सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले ही वो जनरल पैथोलॉजी कोशिश करें, कर लें। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हमारी चूँकि थर्ड ईयर में आपकी पैथो में सिर्फ़ जनरल पैथोलॉजी ही है, तो अगर जनरल पैथोलॉजी आपने पहले से की होगी, तो बाद में आपको जब अगर कोई असेसमेंट या टेस्ट आएगा, तो उसके लिए अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा। जनरल फार्माकोलॉजी भी आप उससे कैप्लान से कर लें। फिर बायोस्टैट्स एंड एथिक्स आ जाते हैं। बायोस्टैट्स के लिए जो सिंगल बेस्ट रिसोर्स है, दैट इज़ रैंडी नील की यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स, वो वहाँ से आप देख लें। और उसके बाद यूवल और एम्बॉस दोनों से कर लें। एथिक्स एथिक्स के लिए जो है ना, डर्टी मेडिसिन के एथिक्स के ऊपर एक सीरीज़ है, 17 से 18 लेक्चर्स हैं, वो आपने वहाँ से करनी है। और फिर फर्स्ट एड के 1-2 पेजेज़ हैं, की सिनेरियोज़, एथिकल सिनेरियोज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपने वहाँ से पढ़ लेनी है। और डॉक्टर कोनराड फिशर जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, तो उनके 100 एथिकल केसेज़ हैं, वो ऑप्शनल हैं, अगर आप करना चाहें तो बेहतरीन है, बाकी ना भी करें तो भी हो जाएगा। इसके अलावा आपने यूवल कर लिया। हाँ, यूवल आपने लाइक 5 टू 6 मंथ में, 5 टू 7 मंथ्स में आपका हो गया, तो ये डिटरमाइन करेगा कि आपको आगे लाइक कितने टाइम में आप प्रिपेयर्ड हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर तो लाइक यूवल आपने 60s में किया, 70s में किया, तो आपको थोड़ा-सा लाइक कुछ एरियाज़ वीक हैं, दोबारा जो डेफिशिएंसीज़ हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके यूवल 80s में आ रहा है, 70 से प्लस 80s में एवरेज है, तो इट मीन्स बेस्ट है, आपको दोबारा यूवल करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे रिसोर्स लाइक जब डेडिकेटेड फ़ेज़ में आप जाएँगे, तो उस वक़्त आप जब आप फर्स्ट एड से रिवीजन कर रहे होंगे, तो उस वक़्त साथ आप दूसरा रिसोर्स जो है एम्बॉस, वो एंड पर आप कर लें। तो यूवर्ल्ड में लाइक 5 टू 7 मंथ्स करने के बाद आपने असेसमेंट देनी है बगैर प्रेप के। आपको लगेगा कि अच्छा मैंने एक सिस्टम 5-6 माह पहले किया, एक रिसेंटली किया, मुझे तो चीज़ें भूली हुई हैं। पर आपने परेशान नहीं होना। हमें भी ऐसे लगा था, पर हमारे सीनियर्स ने हमें लाइक इनकरेज किया था कि आपका यूवर्ल्ड में आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हुआ है, अच्छा परसेंटेज आई। तो आप इस एम के साथ 2 एनबीएमईज़ एनबीएमईज़ जो रीसेंट एनबीएमईज़ हैं 25 टू 31 असेसमेंट, उसके अलावा यूवर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट्स भी हैं। ये असेसमेंट्स आपने देनी होती हैं। तो आप कोई भी असेसमेंट्स दें, अगर आप असेसमेंट लाइक 70 से अ, ऊपर आ रही है, 70% से ऊपर, 75% से ऊपर, इट मीन्स कि आपके पास होने के लाइक चांसेज़ हैं। अगर 2 से 3 कंसेक्टिव आप 70-75 से ऊपर ले रहे हो, तो इट मीन्स यू आर गुड टू गो। आप एग्ज़ाम 2 मंथ्स में 1-2 मंथ्स में आप एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हो। सो अब आपने यूवल करने के बाद जो पहली असेसमेंट दी, अगर तो आपका 70 से ऊपर आ गया, तो इट मीन्स यू आर गुड टू गो, आप दे सकते हो एग्ज़ाम 2 से 3 माह में रिवीजन वगैरह करके। अगर 70% से कम आ रहा है, तो फिर इट मीन्स सम नॉलेज गैप, कुछ एरियाज़ हैं जो आपके वीक हैं, उनको दोबारा से करने की, अगर यूवल से कर लें उन एरियाज़ को जो आपको वीक लग रहे हैं, तो वहाँ से कर लें आप। सो आई वुड से कि अगर आपने लाइक 70% से ऊपर, 75% से ऊपर किया हुआ है, तो अब आपने जो 2-3 माह हैं, लाइक इट मीन्स 70 असेसमेंट्स में 75% से ऊपर लेना, इट मीन्स इट्स अ बिग डील, ग्रेट डील, आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। तो अब आपने जो रिवीजन करनी है, इसमें आपने फर्स्ट एड और एम्बॉस ये इस्तेमाल करनी है।
फर्स्ट एड से आपने सिस्टम 30 टू 40 डेज का एक शेड्यूल बनाना है। इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो शेड्यूल हो जितना कंपैक्ट कर सकते हो करें। और एक चीज़ ये कि जो आप पहली रिवीजन करेंगे दैट विल बी द सिंगल बेस्ट। इस जो चीज़ें आपकी वीक होनी या जो चीज़ आपकी डेफिशिएंसीज होनी इसी में आपने पूरी करनी है। जो दूसरी या तीसरी रिवीजन करेंगे हर मर्तबा आपको थ्रू आउट फर्स्ट एड पढ़ने का मौका नहीं मिलता। बाद में आप सिर्फ कुछ सिस्टम एक या दो सिस्टम कर रहे होते हैं या सिर्फ वो उन एरियाज पर फोकस कर रहे होते हैं 20 to 30% हर सिस्टम में से जो बार बार आ रहे होते हैं, बार बार सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो पहली रिवीजन को अच्छे तरीके से करना है, स्केजुअल इस तरह से करना है 40 to 50 डेज में 30 to 50 डेज में कवर करने की कोशिश करनी है। और साथ हाँ, रेस्ट भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप बर्नआउट ही हो जाएं। तो अब आप जो ये रिवीजन कर रहे हैं साथ में आपने एम्बॉस करना है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि पहले आपने जब यूवर्ल्ड किया था तो आपने टाइम की प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी। अब आपने टाइम की प्रैक्टिस करनी है। टाइम की प्रैक्टिस के लिए आपने डेली के 40 टू 80 क्वेश्चन 2 से 3 ब्लॉक्स कर लेने हैं। 2 से 3 ब्लॉक्स कर लेने हैं। अब यूवर्ल्ड में तो वो जब आप प्रेप कर रहे होते तो ये कर रहे होते थे कि सिर्फ दिन के 40 to 50 क्वेश्चन ही होते थे और साथ कुछ नहीं होता था, सिर्फ उन्हीं की एक्सप्लेनेशन पढ़ी जाती थी। लेकिन अब आपने एम्बॉस में ऐसा नहीं करना। अगर आपकी यूवर्ल्ड की जैसे प्रेप अच्छी होगी तो अब आपने जब एम्बॉस के 2 से 3 ब्लॉक डेली के करने हैं तो सिर्फ आपने क्वेश्चन ही करने हैं। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को क्विक रैपिडली ही करना है क्योंकि चीज़ें आपकी ऑलरेडी कवर होंगी। यूवर्ल्ड से आपने चीज़ों को पढ़ा होगा। आपने एम्बॉस में फोकस ज़्यादा अपने टाइम का टाइम मैनेजमेंट आपको यानी डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन के अच्छा इस तरह से स्टाइल भी यूवर्ल्ड से डिफरेंट स्टाइल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह आपकी ये प्रैक्टिस होगी। तो ये करने के बाद लाइक फिर आपने जब एक मर्तबा रिवीजन कर ली दोबारा असेसमेंट्स दे लेनी है। और दूसरी असेसमेंट देने के बाद जो आप आपके एरियाज वीक हैं असेसमेंट करने के वक्त स्टूडेंट को अंदाज़ा हो रहा होता है कि कौन से एरियाज उसके वीक हैं, किन एरियाज में वो ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है। मुझे अभी भी याद है मुझे मस्कुलोस्केलेटल का जो पोर्शन था वो हर मर्तबा उसमें से कोई ना कोई मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे होते थे। तो उन एरियाज जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या जिनमें ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है तो उनको कोशिश करें कि आप रिवीजन में उन्हें प्रेफ़रेंस दें, रिवीजन करते वक़्त जब आप एनबीएमई की एक्सप्लेनेशन देखें। और एक चीज़ कि एनबीएमई की एक्सप्लेनेशन आपने ज़रूर पढ़नी है। जो भी क्वेश्चन का जो स्टाइल है, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम रियल डील यूएसएमएल स्टेप 1, पर जो चीज़ें कंटेंट कवर होते हैं, वो एनबीएमईज़ के कंटेंट ही कव ओ टेस्टेड होते हैं। और एक चीज़ जो आपका यूएसएमएल स्टेप 1 ओरिजिनल डिज़ाइन करते हैं वो वही बनाते हैं जो एनबीएमई ही बनाते हैं। तो आपने एनबीएमईज़ को अच्छे तरीके से उनके जो कंसेप्ट दिए हुए हैं उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे काफ़ी। आपने इसी तरह विदिन 1 वीक 10 टू 15 डेज़ बाद असेसमेंट्स देते रहना है। अगर आपके 75% से कंसिस्टेंटली ऊपर आते रहे हैं 70% से तो नाउ यू कैन बुक द एग्ज़ाम और आप डेट ले सकते हैं और कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले एक फ्री 120 रिसोर्स है, उसे लाज़मी देना है। 10 से 15 दिन 10 दिन या हफ़्ता एक पहले वो दे दें। जो फ्री 120 है, उसका जो इंटरफ़ेस है, वो बिल्कुल वैसा है जैसे आप रियल डील में यूएसएमएल स्टेप 1 में होगा। और एक चीज़ ये कि जो क्वेश्चन का स्टाइल है, जिस तरह पूछे जाते हैं, वो फ्री 120 मैं तो यही कहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एनबीएमईज़ की जो चीज़ें हैं, वो टेस्ट कंटेंट वही होता है पर जो स्टाइल है क्वेश्चन आस्किंग यूएसएमएल स्टेप 1 का वो फ्री 120 से ज़्यादा मैच करता था। तो फ्री 120 को आपने करना है और आपने एग्ज़ाम दे देना है इंशाल्लाह।
तो स्टडी टाइमलाइन तो ऑलरेडी ही लाइक डिस्कस साथ के साथ कर दी थी कि लाइक थर्ड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट अगर प्रेप करना चाह रहा है तो उसे 5 to 7 मंथ्स में कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट पास यू वर्ल्ड अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, और यही आगे डिटरमाइन करेगा कि आपने आगे दोबारा यू वर्ल्ड का सेकंड पास करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप 70% से ऊपर, 75% से ऊपर एटीज़ में परसेंटेज में ले रहे हो यू वर्ल्ड सॉल्व करते वक्त, तो इट मीन्स आपको दोबारा से यू वर्ल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन रिपीट होंगे, और लाइक अब आप जो सॉल्व कर रहे होंगे वो बाइस्ड हैं। लाइक अगर एक बंदा 50s में ले रहा है, 60s में, तो फिर वो इट मीन्स सम नॉलेज गैप एग्जिस्ट करता है, तो फिर यू वर्ल्ड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। 5 to 7 मंथ्स यू वर्ल्ड करने का सफिशिएंट टाइम है, और 8 to 10 मंथ्स में थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट स्टेप 1 इफेक्टिवली दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताता जाऊँ कि अगर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि यूएसएमएल ओरिएंटेड प्रेप। कैसे कि आप लोग एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो भी आप क्लास में पढ़ें, अ, साथ के साथ आप फर्स्ट एड ले लें। फर्स्ट एड आप मोबाइल में पीडीएफ ले लें। ये देखते जाएँ कि जो टॉपिक्स फर्स्ट एड में दिए हुए हैं और जो टॉपिक्स आप क्लास में पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट एड में लाइक जो कॉमन टॉपिक्स हैं, यूएसएमएल का पोर्शन है, तो उन्हें आपने अच्छे तरीके से उनकी ग्रास्प उन्हें अच्छे तरीके से कर लेना है, ताकि जब आप थर्ड ईयर में यूएसएमएल की एक्चुअल प्रेप स्टार्ट करें, तो उस वक़्त आपको दोबारा एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इनके लिए दोबारा से अपना टाइम ना लगाना पड़े। तो थर्ड ईयर में करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपने बेसिक्स एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की होती हैं, तो आपको दोबारा इनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे फोर्थ ईयर में या फाइनल ईयर में या ग्रेजुएट्स करते हैं, तो उनके जो क्लिनिकल पोर्शन तो उनका स्ट्रांग होता है, पर बेसिक्स उनको एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये एरियाज़ उनके वीक होते हैं, ये उनको परेशान करते हैं। तो थर्ड ईयर में करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके बेसिक्स अच्छे तरीके से होंगी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। अब आपका जो ज़्यादा फ़ोकस वो आप सॉलिडली पैथो और फार्मा इनके ऊपर कर सकते हो। एक चीज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा, हमने एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो कर ली, कुछ और भी करना चाहते हैं कुछ। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर कर सकते हो तो माइक्रोबायोलॉजी आप देख लो। लाइक अगर डेली का सिर्फ एक फ्लैश कार्ड, 1 या 2 फ्लैश कार्ड देखते जाओ, तो सेकंड ईयर से ही स्टार्ट, तो आप माइक्रोबायोलॉजी वो करते जाओ। माइक्रोबायोलॉजी कर लेंगे तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। मैंने सेकंड ईयर में ही माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी बहुत लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस किए थे, और मुझे आज तक लाइक उसका काफ़ी फ़ायदा है। और जब मैंने यूएसएमएल की प्रेप की थी, तो ये मेरा मॉड्यूल काफ़ी अच्छा हुआ था, और इसमें मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वरना जो बाकी सिस्टम्स हैं, तो उस उस तरह इसकी तैयारी नहीं हो सकती। लाइक बाकी सिस्टम तो आप 3 से 4 दिन में उनकी लेक्चर देख लेते हो और फिर गूगल कर लेते हो। 3 से 4 दिन में सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं होती। आप 3 से 4 माह में 1-1, 2-2 फ्लैश कार्ड स्लोली करना पड़ता है, ताकि जब आप इसके ऊपर आए हो इस मॉड्यूल पर, पहले से चीज़ें 40 टू 50% आपके नॉलेज में हो, फिर आप लेक्चर देकर बाकी चीज़ें आपने गूगल से ही करनी होती हैं। तो फर्स्ट सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स अपनी बेसिक्स जो हैं उन्हें अच्छे तरीके से करके और फर्स्ट एड से उन एरियाज़ को कवर कर सकते हैं, और साथ माइक्रोबायोलॉजी अगर करना चाहें, इम्यूनोलॉजी, तो वो कर लें। दैट विल बी ग्रेट डील फॉर देम। हाँ, तो इफेक्ट dealing with the challenges like USMLE is not a sprint, it is a marathon. तो लाइक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आप एक सिस्टम 30 to 40 क्वेश्चन लाइक डेली का करते हो, तो आप लाइक एट द एंड ऑफ द डे एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। तो आपने अपनी रूटीन इस तरह से सेट करनी है कि आप बर्नआउट से भी बचें और आप काम भी इफ़ेक्टिवली करते रहें। तो उसका ये है कि लोग स्टूडेंट्स ऐसे कर लेते हैं कि
छोटे-छोटे गोल्स आपने सेट करने हैं कि अच्छा मैंने एक सिस्टम कर लेना है, तो उसके बाद मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने-फिरने बैठ जाना है या ऐसे कर सकते हो, लाइक अपने आप को रिवार्ड देना है। तो उससे आप छोटी-छोटी दरमियान में ब्रेक्स भी आती रहती हैं 1-2 दिन की, वो उससे कुछ नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है क्योंकि अगर लाइक ये ब्रेक्स ना ली जाएँ और जब बंदा बर्नआउट हो जाए बिल्कुल जो कि हो ही जाते हैं, तो उसका नुकसान फिर ये होगा कि 15 से 20 दिन, 30 दिन आप रिकवर नहीं हो सकोगे, आप सही तरह से पढ़ नहीं सकोगे। आप लाइक अगर जाओगे भी सही रीडिंग रूम, स्टडी टेबल पर, तो एक ही क्वेश्चन आप बार-बार लाइन बार-बार पढ़ते रहोगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी, आपका दिल नहीं कर रहा होगा। तो आपने छोटी-छोटी ब्रेक्स लेते रहना है और आपके अपने फ्रेंड्स का सर्कल ऐसे होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। आपकी लाइक ऐसा करना कि लाइक जैसे मेरा एक दोस्त था मोहम्मद अली, तो हम दोनों साथ के साथ हमने यूएसएमएल स्टेप 1 की प्रिपरेशन की थी। तो हम दोनों एक-दूसरे के लिए सपोर्ट करते रहते थे। इकट्ठे जब कभी बाहर चले गए, जब एक सिस्टम हो गया, तो ये आप लोगों ने करते रहना है ताकि आप बर्नआउट से बच जाएँ। और इसके अलावा अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं कोई तो आप पूछ सकते हैं। आई विल ओके, व्हाट रिसोर्सेज़ वुड यू सजेस्ट टू अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट? तो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट मैंने पहले ही कहा कि अपनी जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो है फर्स्ट ईयर यूएसएमएल के अंदर इतना एक्सटेंसिव नहीं है, तो सारा कवर हो जाता है। आप लोगों ने एक काम ये करना है कि फर्स्ट एड ले लेनी है, अपने पास रख लेनी है। पीडीएफ में ही जो टॉपिक्स वहाँ से हों फर्स्ट ईयर के ओ एनाटॉमी के हो गए, फिजियोलॉजी के हो गए, बायोकेमिस्ट्री हो गया, उन्हें अच्छे तरीके से कर लेना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। बाकी अ, जैसे ब्लड मॉड्यूल है, तो वो इम्यूनोलॉजी जैसे हो गया, इम्यूनोलॉजी भी आप अभी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बाद में उसको करने की ज़रूरत भी नहीं आएगी। डेली रूटीन अच्छा डेली रूटीन हाँ, एक चीज़ के लोग पूछते हैं कि कितने आवर्स आपको डेली के देने पड़ते हैं। लाइक अगर आपने थर्ड ईयर में देना है, डिफ़िकल्ट नहीं है, डूएबल है, पर इट नीड्स सम टाइम, लॉट ऑफ टाइम एंड मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। आपने डेली का जितना भी टाइम देना है, पर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आपने 4 टू 6 आवर्स या 7 टू 10 आवर्स ये इतना टाइम देना पड़ता है। आपने स्टडी टेबल के साथ यानी अपनी फ्रेंडशिप करनी होती है, अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा हो, तो फिर भी आना है और डेली के 7 टू 10 आवर्स देने पड़ते हैं। लाइक अगर आप थके हुए हैं, लाइक अगर आपने डेली का जो थोड़ा बहुत स्केड्यूल बनाया हुआ था कि मैंने इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी फ्री हो गए, तो आप यू कैन टेक द डे रेस्ट अब थोड़ा-सा दिन बचा हुआ है, वो आप ऑफ ले सकते हो। 6 months of pre-dedicated period are enough or not if somebody study basics? हाँ, 6 मंथ्स इनफ नॉट अगर एक बंदे ने बेसिक्स गुड कांसेप्ट्स के साथ पढ़ी हुई हैं, तो 6 मंथ्स ऑफ प्री डेडिकेटेड पीरियड जिसमें आप यूवल करोगे और पैथोलॉजी करोगे, फार्माकोलॉजी करोगे, तो 6 मंथ्स सफिशिएंट है, 6 मंथ्स में डूएबल है। लाइक हमने जनवरी के एंड पर किया था, तो जुलाई-अगस्त में हमने यूवल एक मर्तबा फर्स्ट पास जो एक ही पास किया था, वो कर लिया था हमने, तो 6 मंथ्स इनफ है। If someone said go for BRS instead of Guyton, is it correct? तो बीआरएस बहुत अच्छा रिसोर्स है। मैंने कुछ टॉपिक्स उससे देखे हैं, पर मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी जो भी की है, फर्स्ट एड ओ गाइटेंस से ही की है। तो टाइम लगता है, पर मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि लाइक मैं जब उस सिस्टम की फिजियोलॉजी वगैरह कर रहा होता था, तो मुझे लेक्चर्स इवन कि मैं फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के लेक्चर्स लेता ही नहीं था। सिर्फ़ मैंने 2 या 3 सिस्टम्स के लेक्चर लिए थे फिजियोलॉजी के, एक सीवीएस के और एक पल्मोनोलॉजी के। अगर आपने गुड कांसेप्ट्स के साथ पहले अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, फ्रेश नॉलेज आपका होगा, तो आप
आपको इवन लेक्चर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ आपको पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के लेक्चर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बीआरएस इज़ आल्सो अ बेस्ट रिसोर्स। हाँ, फोटो में नहीं वैसे मुझे फिर हाउ मेनी अच्छा यूएसएमएल की तैयारी के साथ इलेक्टिव्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज करेंगे? यूएसएमएल की प्रेप के साथ इलेक्टिव्स को तो अभी अ, फर्स्ट स्टेप 1 के लोग बाद ही जाते हैं। पहले तो मुझे नहीं पता कि लाइक कोई गया हो या नहीं। रिसर्च का मैं बता दूँ, जो आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर है, रिसर्च के हवाले से आपके पास गोल्डन टाइम है। अगर आप बेसिक्स वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ही करते हो और अच्छे तरीके से और साथ जो टाइम आप रिसर्च के ऊपर माइक्रो करने की बजाय या जो भी इज़ाफ़ी चीज़ें करने की बजाय अगर आप रिसर्च पर ध्यान दे दो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लाइक वी रिमेंबर कि हमने सेकंड ईयर के मिड में रिसर्च स्टार्ट की थी, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ ऐसा कि हमने रिसर्च नबील भाई जो कि निब्रास एकेडमी के सीईओ हैं, हमने एक अच्छे स्टार्ट करना शुरू की थी। तो हमने सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस जो चीज़ें समझनी होती थी, वो हमने समझ ली एक टॉपिक लेकर। तो थर्ड ईयर में जब हम आए, तो कोई भी प्रोजेक्ट होता था, तो लाइक अपनी अवेलेबिलिटी के साथ क्योंकि चीज़ें तो आपने सीखी होती थी कि रिसर्च कैसे करनी है। आप 2 हफ्ते में लाइक ऐसे तो नहीं कि आप डेली का रिसर्च वर्क कर रहे हो। आपने यूएसएमएल स्टेप 1 की प्रेप मेन वो है, तो आप रिसर्च को आप थोड़ा-सा टाइम लाइक दे सकते हो ऐसे कि जैसे मैंने कि थर्ड ईयर में गोल हो के 3 से 4 रिसर्च पेपर हों और अगर ये गोल हो लाइक 3 से 4 रिसर्च पेपर हों, तो आपको लाइक 1 मंथ में 1 रिसर्च पेपर और उसके लिए काम कितना होता है, डेली का 1 आवर वो भी विदिन 1 वीक डेली का काम नहीं करना पड़ता। लाइक एक प्रोजेक्ट हो आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, उसकी डाटा एक्सट्रैक्शन एक प्रोजेक्ट का, तो 1 वीक से भी कम टाइम लगता है और वो ऐसा नहीं कि उस वीक में पूरा का पूरा आपने रिसर्च के ऊपर काम करना है। उस वीक में भी डेली का 1 से 2 घंटा या 2 से 4 घंटे और बाकी काम आप यूएसएमएल स्टेप 1 की प्रेप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ये बता दूँ कुछ स्टूडेंट्स लाइक ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमने थर्ड ईयर की प्रेप को साथ में कैसे मैनेज करना है? तो आई वुड से कि अगर थर्ड ईयर में जैसे फोरेंसिक पैथोलॉजी जनरल पैथोलॉजी और और फार्माकोलॉजी है। तो अगर आप यूएसएमएल की प्रेप अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो आप लोगों को अलग से क्लास के लिए वो कट तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूएसएमएल के लिए पैथोलॉजी को तैयार कर रहे हो, फार्माकोलॉजी को तैयार कर रहे हो, यू आर गुड टू गो आपको क्लास के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई असेसमेंट हो, टेस्ट हो, आप उससे 1-2 दिन पहले आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो अगर पहले नहीं पहले किया हुआ है। और अगर नहीं तो आप अपना स्केड्यूल ही इस तरह से कुछ अलाइन कर सकते हो कि आप लाइक अगर सपोज़ सीएनएस फार्मा का मॉड्यूल आ गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना सीएनएस की जो है, वो सिस्टम वो मैं पहले कर लूँ ताकि मेरी फार्माकोलॉजी उस वक़्त प्रिपेयर हो जाए। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कुछ लोग जो क करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में फार्मा के वो प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आप ये कर सकते हो कि 15 से 20 दिन या 1 माह आप लगाकर स्केची फार्मा को अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, जब आप स्केची फार्मा को कर लोगे, तो वो चीज़ें एक रिटेन भी होंगी और जब कोई क्लास टेस्ट वगैरह आएगा, लाइक आप कोई दूसरा सिस्टम कर रहे हो, क्लास में फार्मा का कोई दूसरा टेस्ट आ गया, असेसमेंट आ गई, तो आपने चूँकि पहले से पढ़ी होगी अच्छे तरीके से, तो आप रिवाइज़ करके आसानी से दे सकते हो। तो ये थर्ड ईयर डूएबल है, मैनेजेबल है। आप यूएसएमएल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, थर्ड ईयर हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। A big thank you to our esteemed speaker, Dr. Atif, for sharing his valuable expertise and insights with us today. Thank you, Doctor. And to our audience for your active participation and engaging questions. We hope you found this webinar helpful for your USML preparation, and we will share the recording of our session with you. So please take care and Allah Hafiz. Thank you so much, everyone.